अच्छा बहन, एक बात बताओ, घर में खुशहाली कैसी आएगी? कोई तो उपाय बताओ। पहली रोटी ना गाय को दियो और दूसरी रोटी ना कुत्ते को। इससे तेरे घर में ना खुशहाली आएगी। हाँ तो बहन, मैं भी तो ऐसे करती हूँ। पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। पूर्णिमा की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें मिट्टी की खुशबू है और आसमान के सपने हैं। गरीबी में भी मुस्कुराहट और कठिनाइयों में भी आशा। पूर्णिमा अपने आंगन में पानी छिड़क रही है और फूलों के गमलों को पानी दे रही है। माँ कहती थी गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, और एक दिन तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। तभी पूर्णिमा की पड़ोसन आती है। अरे पूर्णिमा, सुना है कि सिंह परिवार अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हाँ दीदी, सुना है, पर उनकी नजर तो शहर में पढ़ी लिखी लड़कियों पे होगी, और वो हम जैसी गरीब लड़कियों के बारे में थोड़ी सोचेंगे। अरे पगली, रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है। और वैसे भी रोहित की माँ तो चाहते कि गांव की लड़की हो, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि गांव की लड़कियां ज्यादा संस्कारी होती है। शाम का समय, पूर्णिमा अपने छोटे से कमरे में बैठकर सिलाई कर रही है। मन मोरे बावरा उड़न पंछी रे। दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने मोहन चाचा खड़े हैं। अरे बिटिया, अब मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। वो सिंह परिवार है ना, उनका जो बेटा है ना रोहित बाबू, अरे उनको तुम पसंद आ गई हो। अब वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें पूजा करते हुए देखा था। उनको तुम्हारी सादगी और संस्कार अब बहुत भा गए। अब तो वो जिद पकड़ के बैठे हैं कि शादी करेंगे तो तुमसे करेंगे। क्या मुझे? पर मैं? और हाँ बेटा, वो ना और कल ना रिश्ता लेके आने वाले शाम को, तो तुम ना देख लेना, तैयारी फयारी कर लेना, ठीक है बेटा? पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन चाचा के सच में मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है? सिंह परिवार का विशाल फार्म हाउस। शादी के बाद पूर्णिमा पहली बार अपने नए घर में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव हैं। पूर्णिमा, ये मेरा घर है और आज से ये घर तुम्हारा भी है। पूर्णिमा घर की भव्यता देखकर हैरान है। ठंडे एयर कंडीशनर, बड़े बड़े कमरे और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। ये मेरा घर है? हाँ, और तुम इस घर की रानी हो। चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। इंदिरा देवी दूर से इस नजारे को देख रही है। उनके चेहरे पर अभी भी संदेह के भाव हैं। पता नहीं ये लड़की हमारे लाइफस्टाइल के साथ ढल पाएगी या नहीं। सीधी सादी तो लगती है, पर ये शहरी जीवन में कैसे ढल पाएगी? राजेंद्र सिंह आकर इंदिरा के पास खड़े हो जाते हैं। अरे इंदिरा, उसे थोड़ा समय दो, हर शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है। देखते हैं। 2 हफ्ते बाद पूर्णिमा अपने कमरे में है। रोहित ऑफिस गया हुआ है। तभी ललिता भागती हुई आती है। छोटी मालकिन, जल्दी आइए, बड़ी मालकिन आपको बुला रही है। क्या हुआ ललिता? अब वो हमको नहीं पता, पर वो बहुत नाराज लग रही हैं। पूर्णिमा जल्दी से रसोई में पहुंचती है। वहाँ इंदिरा देवी गुस्से में खड़ी हुई है। ये क्या है पूर्णिमा, तुमने मेरी रसोई में मिट्टी के बर्तन क्यों मंगवाए? वो माँ जी, पानी ठंडा रखने के लिए मिट्टी का मटका चाहिए था। हमारे पास फ्रिज है और वाटर कूलर है। ये गांव वाले तरीके यहाँ नहीं चलेंगे, समझी तुम? पूर्णिमा चुपचाप सुनती रहती है। और सुनो, कल मेरी सहेलियाँ आ रही हैं। तुम अपने ये गांव वाले कपड़े नहीं पहनोगी। ठीक से तैयार होना कल। जी माँ जी। इंदिरा देवी चली जाती है। ललिता पूर्णिमा के पास आती है। छोटी मालकिन, वो बड़ी मालकिन थोड़ी सी गुस्सैल है, तो आप बुरा मत मानिएगा, पर उनका दिल ना बहुत अच्छा है। नहीं ललिता, वो अपनी जगह सही है। मुझे ही उनके तरीके सीखने होंगे। 1 महीने बाद गर्मी का मौसम चरम पर है। अचानक फार्म हाउस के सभी एयर कंडीशनर एक साथ खराब हो जाते हैं। सभी लोग परेशान हैं। इंदिरा देवी फोन पर किसी से बात कर रही है। क्या मतलब आप 3 दिन के बाद ही आ पाएंगे? इस गर्मी में हम 3 दिन कैसे रहेंगे? फोन रखकर वो परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर पूर्णिमा आ जाती है। माँ जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी। तुम क्या करोगी? हम गांव में ऐसे ही गर्मी में रहते थे। कुछ तरीके हैं जिनसे घर को ठंडा रखा जा सकता है। अच्छा, और क्या है वो तरीका? फार्म हाउस का एक बड़ा हॉल। सभी लोग पसीने से तरबतर। एयर कंडीशनर बंद पड़े हैं। इंदिरा देवी अपना गुस्सा पूर्णिमा पर निकाल रही है। तुम्हारी वजह से ही हमारा पूरे घर का लाइफस्टाइल बिगड़ गया है। किसान की बेटी हो, किसान की ही रहोगी। इस हवेली का मिजाज कभी नहीं समझ पाओगी तुम। पूर्णिमा आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है, पर हिम्मत नहीं हारती। मैं किसान की बेटी हूँ,
और इस बात पे मुझे गर्व है माँ जी। गर्मी से लड़ना हमने नदी के किनारे की कच्चे मकानों से सीखा है। अगर आप मुझे एक मौका दे दे तो मैं इस घर को। मौका? कैसा मौका? तुम्हारे देसी नुस्खे यहाँ नहीं चलेंगे। तुम लौट जाओ अपने उस मिट्टी के घर में। राजेंद्र सिंह और रोहित अचानक से कमरे में प्रवेश करते हैं। माँ ये क्या कह रही हैं आप? ये घर उसका भी है। इंदिरा, आज तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत दुख हो रहा है। पूर्णिमा की तरफ से एक बार सोचो, क्या गलती है उसकी? वो इस घर के लायक ही नहीं है। माँ जी आप एक बार मुझे मौका तो दे। अगर मेरे तरीके नहीं चले तो मैं खुद चली जाऊंगी। कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा जाता है। अरे हमें पूर्णिमा को एक मौका देना चाहिए। इंदिरा देवी असहमति से सिर हिलाकर कमरे से बाहर चली जाती है। अगली सुबह पूर्णिमा जल्दी उठकर काम में लग जाती है। मोहन चाचा और ललिता उसकी मदद कर रहे हैं। मोहन चाचा यहाँ पर्दे लगवा दीजिए। ललिता ये मिट्टी की घड़े कमरे में रख दो। पूर्णिमा रसोई में नींबू शिकंजी और आम पन्ना बना रही थी। छत पर चटाइयाँ बिछवा रही थी। शाम तक पूरा फार्म हाउस सुखद रूप से ठंडा हो जाता है। इंदिरा देवी अपने कमरे से बाहर आती है और महसूस करती है कि कमरे का तापमान काफी कम हो गया है। ये कैसे? वो हॉल में जाती है जहाँ राजेंद्र सिंह और रोहित बैठे हुए थे। दोनों के हाथ में नींबू शिकंजी के ग्लास हैं। अरे माँ आइए आइए, देखिए आपकी बहू ने क्या कमाल कर दिया है। पूरे घर को ना ठंडा कर दिया, वो भी बिना एसी के। इंदिरा, कभी कभी पुराने तरीके नए से बेहतर होते हैं। इंदिरा देवी अभी भी अविश्वास में है। वो घर में चारों तरफ घूमती है और देखती है, खासकर पर्दे। हर कमरे में मिट्टी के घड़े रखे हुए हैं। पंखे नीचे की तरफ चल रहे हैं। छत पर चटाइयाँ बिछी हुई हैं। पूर्णिमा रसोई से बाहर आती है, हाथ में ताजा आम पन्ना लिए हुए। माँ जी आपके लिए आम पन्ना गर्मी से राहत देगा। इंदिरा देवी पूर्णिमा की ओर देखती है, फिर आम पन्ना लेकर एक घूंट पीती है। उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। शाम का समय, छत पर सभी एकत्रित होते हैं। हल्की हल्की हवा भी चल रही है। चारों तरफ सुखद ठंडक है। इंदिरा देवी की सहेलियां भी आई हुई हैं। वाह इंदिरा वाह, अरे कितनी अच्छी व्यवस्था करवाई है तुम लोगों ने। अरे एसी तो हमारे पास भी है, लेकिन यहाँ की ठंडक तो कमाल की है। सभी सहेलियां पूर्णिमा की तारीफ कर रही हैं और इंदिरा देवी चुपचाप सुन रही है। थोड़ी देर बाद जब सहेलियां चली जाती हैं, तो इंदिरा देवी पूर्णिमा के पास जाती है। पूर्णिमा, जी माँ जी। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी सादगी और समझदारी को मैं कमजोरी समझ बैठी थी। पूर्णिमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। नहीं माँ जी, आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप अपने परिवार और घर के लिए वही चाहती हैं जो सबसे अच्छा हो। मैं आज से सबको कहूंगी कि हमारे फार्म हाउस की असली शान तुम हो पूर्णिमा। तुम्हारी सादगी में जो समझदारी छिपी है ना, वो किसी एसी से कम नहीं है। पूर्णिमा और इंदिरा देवी एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। रोहित और राजेंद्र सिंह दूर से इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और 1 महीने बाद फार्म हाउस में एक बड़ी सी पार्टी चल रही है। सभी मेहमान पूर्णिमा के देसी व्यंजनों की तारीफ कर रहे हैं और इंदिरा देवी गर्व से सबको बता रही है, मेरी पूर्णिमा बहू ने मुझे सिखाया है कि जीवन जीने के लिए लग्जरी नहीं, समझदारी चाहिए। हमारे फार्म हाउस की असली ठंडक तो हमारी पूर्णिमा बहू से है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। पूर्णिमा शर्माते हुए रोहित के पास खड़ी हो जाती है। देखा, तुमने माँ का दिल जीत लिया। अब तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हर घर एक फार्म हाउस हो सकता है रोहित, बस उसमें प्यार और अपनापन होना चाहिए। और इस प्रकार पूरा घर खुशी से जगमगा जाता है। और ये मिसाल भी कायम करता है कि आधुनिकता और परंपरा का संगम किया जा सकता है। अनीता अपनी माँ शांति के घर रोते हुए आती है और उससे कहती है, माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी एक दूसरी लड़की की वजह से। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं गर्भवती हूँ। कुछ नहीं सोचा, बस मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, पहले मेरी जिंदगी में दुख कम थी क्या, जो मेरी बेटी को भी वापस से उसके मायके भेज दिया। मैं अपना खाना पीना नहीं कर पाती, अब अपनी गर्भवती बेटी को क्या खाने को दूंगी। माँ, आपने पुराना वाला घर क्यों छोड़ दिया? वहाँ तो हमें सब जानते थे, फिर क्यों छोड़ा वो घर? बेटा, रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों ने किराया इतना बढ़ा दिया था। बूढ़े लोगों की जो पेंशन मिलती है उससे तो घर का राशन ही हो पाता था, लेकिन उस घर का किराया। माँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं कहीं काम करके थोड़ा बहुत खर्चा निकाल ही लूंगी। नहीं बेटा, तू गर्भवती है, तुझे आराम चाहिए। तू काम नहीं करेगी
बेटा, मैं कहीं काम कर लूंगी, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। माँ, आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब है पहले से ही और आप इस हालत में काम नहीं करेंगी। मैं संभाल लूंगी, बस आप परेशान मत होइए। पता नहीं क्यों भगवान ने हम दोनों गरीब माँ बेटी की किस्मत में परेशानी ही परेशानी लिखी है। माँ, किस्मत को कोस कर क्या ही होगा, जो होना था वो तो हो चुका। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं हम, किसी को रोकने से थोड़े ना कुछ हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो थोड़ा आराम कर ले, शाम को दोनों माँ बेटी साथ में खाना खाएंगे। हाँ माँ, और खाना मैं ही बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए, आपने तो मेरे हाथ का खाना ही नहीं खाया है ना, इसीलिए। इतना बोलकर अनीता थोड़ा आराम करने के लिए चली जाती है। शाम को अनीता जब उठती है तो रसोई में जाती है, लेकिन पूरी रसोई खाली पड़ी होती है। उसमें ना ही कुछ खाने को होता है और ना ही कुछ बनाने के लिए। ये सब देखकर अनीता शांति को बिना परेशान किए ही अपनी पड़ोसन रमा के घर चली जाती है और डोरबेल बजाते ही थोड़ी देर में रमा की बहू नंदिनी आती है और अनीता को देखकर बोलती है, जी बोलिए, आप कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम था क्या? जी, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, शांति जी की बेटी हूँ। वो थोड़ा आटा चाहिए था, खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा अभी शाम को कैसे लेकर आऊंगी। गर्भवती हूँ ना, इसीलिए कल मैं किसी को बोलकर ले आऊंगी। अच्छा, आओ बैठो, मैं आटा लेकर आती हूँ। नंदिनी अनीता को अंदर लाकर बैठा देती है। वहीं रमा भी होती है। रमा अनीता से कहती है, बेटा तुम यहाँ अकेले आई हो, तुम्हारा पति नहीं आया क्या? ऐसी हालत में तो उसे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। पहले ही तुम्हारी माँ इतनी गरीब है और अब तुम भी आ गई, कैसे सब होगा? वो क्या कर रही है बेटा तू? तेरा पति तुम लोगों को खाने पीने को पैसे नहीं भेजता क्या? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए मैं अपनी माँ के घर रहती हूँ। क्या तेरे पति ने तुझे इस गर्भवती हालत में घर से निकाल दिया? चलो कोई बात नहीं, जो भी होना होता है अच्छे के लिए ही होता है। गर्भवती गरीब पड़ोसन है हमारी, अब इसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बिना झिझक के आ जाया करो और इसे अपना ही घर समझना। जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप बहुत अच्छे लोग हैं, दूसरों की परेशानी को बहुत अच्छा समझते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। पहले इसकी माँ मांग के काम चलाते थे और अब बेटी भी वही काम कर रही है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से तो। अनीता वहाँ से आटा लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के लिए खाना बना देती है। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अनीता कोई छोटा मोटा काम देख रही होती है जिसे करके वो अपना घर चला सके, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता। बहुत देर तक भटकने के बाद वो परेशान होकर सड़क पर ही बैठ जाती है। नंदिनी उसे सड़क पर अकेले ऐसा बैठा देख लेती है और अनीता के पास जाकर उससे कहती है, अरे अनीता, तुम यहाँ अकेले सड़क पर क्यों बैठी हो और बहुत थकी थकी भी लग रही हो? तुम्हें अपना जरा भी ध्यान नहीं है क्या? गर्भवती हो तुम, थोड़ा तो सावधानी रखा करो ना। क्या बताऊं बहन, मैं काम की तलाश के लिए निकली थी, लेकिन कहीं भी काम ही नहीं मिला, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अब इस हालत को देखकर कोई काम देने को राजी ही नहीं हो रहा है। बस इतनी सी परेशानी? तुम मुझसे आकर बात करती ना, पक्का मैं तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा ही देती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो बता ही दिया है ना, अब मैं अपने पति से बात करके तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा दूंगी। अब चलो तुम मेरे साथ मेरे घर, थोड़ा सा कुछ खा लेना, फिर अपने घर चले जाना। नंदिनी अपने साथ अनीता को घर लेकर चली जाती है। घर ले जाने के बाद उसे नींबू पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास रमा आती है। दोनों को साथ देखकर रमा नंदिनी को थोड़ा साइड ले जाकर उससे कहती है, बहू तू इसे घर क्यों लेकर आई है? ये गरीब गर्भवती पड़ोसन अपना तो घर संभाल नहीं पाई और अब यहाँ अपनी माँ पर बोझ बनने आ गई है। तो इससे थोड़ा दूर ही रहा कर, मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हो। अनीता तो सच में बहुत अच्छी है। मैं रास्ते में उससे बात करते हुए आई हूँ। गर्भवती है, गरीब है, लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी, अकेले ही सब संभाल रही है। तुझे समझ नहीं आ रहा? पहले इसने खुद का घर तोड़ दिया, अब तुझे भी समझाने आ गई। मैं बोल रही हूँ दूर ही रह, वही अच्छा होगा। तू इसे घर से जाने को बोल दे अभी, समझी? रमा की बात अनीता सुन लेती है और उससे बोलती है, आप सही बोल रही हो,
गर्भवती पड़ोसन को अपने घर बुलाने में आपको परेशानी हो रही है और यही कोई अमीर होता तो आप जाकर उसकी सेवा पानी करती। कोई बात नहीं, आपको परेशानी हुई उसके लिए माफ करना। आगे से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं चलती हूँ। इतना बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है। बेचारी के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो लोगों के घर में काफी मिन्नतें करने के बाद झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बाद भी वो ये सब काम करती है और अपनी माँ की भी देखभाल करती है। धीरे धीरे दिन निकलते रहते हैं। कुछ दिनों बाद अनीता का पति विक्की शराब पीकर वहाँ आता है और अनीता के घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, कहाँ हो अनीता? आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो घर चलो। विक्की की आवाज सुनकर वहाँ आस पड़ोस के सभी लोग आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अनीता भी वहाँ आ जाती है और ऐसे तमाशा देखकर अनीता कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, बात यही करनी है। तू जब तक वहाँ थी वो लड़की तब तक ही मेरे साथ थी, लेकिन जब उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो मुझे छोड़कर भाग गई। चलो अब तुम मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं, आपका जब मन करता है आप किसी पराई लड़की को ले आते हो। एक बार होता है, 2 बार होता है, हर बार मैं ये नहीं देख सकती। क्या तुम मुझे मना कर रही है? तुझे तो अभी मैं सबक सिखाता हूँ। विक्की अनीता पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि इतने में नंदिनी उसे रोक देती है और कहती है, देखा माँ जी, गलती इसकी नहीं बल्कि इसके पति की थी, लेकिन ये बेचारी फिर भी चुपचाप सह रही थी। और जब इसे घर से निकाल दिया था तो यहाँ आकर अपने बच्चे के लिए अच्छा जीवन बनाना चाहती थी और आप इसे गलत बोल रही थी। बहू तो सही बोल रही थी। गरीब गर्भवती पड़ोसन का हमें सहारा बनना चाहिए था और मैं तो इसे ही ताने मार रही थी। बेटा मुझे माफ कर दे, और तुझे ये आदमी थोड़ा सा भी और परेशान करे ना तो मुझे बताइयो, अभी तो छोड़ दे रही हूँ। अगर दोबारा यहाँ दिख गया ना और मेरी गरीब गर्भवती पड़ोसन को परेशान किया तो जेल भिजवा दूंगी। भले ही रमा ने अनीता को कितना ही कुछ क्यों ना बोला हो, लेकिन जब उसे सच पता चलता है तो वो पड़ोसन होने का फर्ज निभाती है और विक्की को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद अनीता को अपने बेटे से बोलकर एक अच्छा सा काम भी दिलवा देती है और अपनी गरीब गर्भवती पड़ोसन का हर बुरे वक्त में हमेशा साथ देती है।